नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल। आइए आपको लेके चलते हैं पाम होटल, जहां भारतीय जनता पार्टी के 9 साल कार्यकाल के पूर्ण होने पर श्री सतीश पुनिया जी को बुलाया गया, जो राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान, अपने इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा, चलिए देखते हैं लाइट कैमरा एक्शन पर। अभी आपने एक गैस सिलेंडर की चर्चा की, जबकि आपके राजस्थान में वो गैस सिलेंडर कांग्रेस 500 रुपए का दे रही है, जबकि यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है तो 1100 से ऊपर 1200 में मिल रहा है। देखिए, दो चीजें होती हैं। कांग्रेस को, जैसे मैंने कहा, 55 वर्षों तक अवसर मिला और लोगों को उसी धुएं से संघर्ष करना पड़ा। ये मोदी सरकार की विजन थी कि घर घर गैस को पहुंचाया। दूसरी बात, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो यूपीए सरकार की लायबिलिटी थी, उसको अभी तक भारत की सरकार को 2026 तक पे करना है। इसके पीछे जो महंगाई का कारण है कि उन्होंने जिस तरीके से बंदरबाट की थी, जो उनका मिसमैनेजमेंट था, लेकिन सहूलियत के तौर पर मैं समझता हूं कि एक बड़ा कारण है कि भारत की सरकार ने ये सहूलियत दी है। राजस्थान का 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान की अबलाओं के आंसू नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां 17 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं, 28% बेरोजगारी सर्वाधिक राजस्थान में है, और भ्रष्टाचार के मामले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि राजस्थान सर्वाधिक भ्रष्ट राज्यों में है। इसलिए उनकी जो पॉपुलिस्टिक चीजें हैं वो केवल लीपापोती का काम कर रहे हैं। उससे राजस्थान की जनता न प्रसन्न है न झांसे में आने वाली। तो ये माना जाए कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त और बलात्कार मुक्त और तमाम विषमताओं से मुक्त शासन चाहिए तो फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। देखिए, यदि आप प्राइस इंडेक्स देखेंगे तो कोरोना के कालखंड में दुनिया के प्राइस इंडेक्स से तुलना करेंगे तो थाली यहाँ सस्ती, मकान बनाना यहाँ सस्ता, ऑटोमोटिव यहाँ सस्ता, इलाज यहाँ सस्ता। इसलिए कांग्रेस का फैलाया हुआ भ्रम है, जबकि सच्चाई है कि देश में भ्रष्टाचार की, महंगाई की, बेरोजगारी की, जातिवाद की, इन सब की जनक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। अगर नीतियां इतनी अच्छी हैं तो बीजेपी अभी कर्नाटक कैसे हार गई, पंजाब कैसे हार गई? देखिए, एक तो कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि जो नेशनल एजेंडे पे कास्ट करते हैं, जहां रीजनल पार्टी नहीं है, जहां रीजनल इशू नहीं है, और इसलिए दक्षिण भारत की राजनीति को उत्तर भारत से तुलना करेंगे तो बहुत फर्क है। हम लोग कर्नाटक में, दक्षिण भारत में हमें पहली बार वहां सफलता मिली थी। हमने वहां सफल सरकार चलाई। हमने वहां लंबे समय तक बेशक टुकड़ों में शासन किया, लेकिन हमें दक्षिण में पैर रखने की सफलता मिली। वो हमारा साउथ का गेटवे था, जहां पहली बार हमें सफलता हासिल हुई। लेकिन मैं उनका सवाल करूं, लेकिन वहां यदि वोट परसेंटेज देखेंगे तो दोनों दलों का सेम है, 36% है। बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ है। जेडीएस का नीचे होना वहां के समीकरणों को उसने बाधित किया, डिस्टर्ब किया, और इस कारण कांग्रेस को वहां सफलता मिली। पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा और मुझे लगता है कि भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा आधार वहां तैयार हुआ है। 2024 में क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस को हराने के लिए? अभी राहुल गांधी विदेश में एक बयान दिए हैं कि उत्तर भारत में तो मुसलमानों पर अत्याचार जब हो रहा है तो सिख, ईसाई और बाकी लोग भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विदेशों में जाके देश की आलोचना करने में आनंद आता है, और शायद वो अभी तक देश को समझ नहीं पाए, देश के लोकतंत्र को नहीं समझ पाए कि जब हम विदेश में होते हैं तो हम तिरंगे के साथ होते हैं, हम संविधान के साथ होते हैं, हम चुनी हुई सरकार के हिस्से होते हैं, और इसलिए वहां यदि इस तरीके की बातें करते हैं तो बताइए, जब मेरा आपने राजस्थान से सवाल किया, वहां अपीजमेंट की पराकाष्ठा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के रहते हुए पीएफआई को वहां स्पेस मिला, वहां रामनवमी पे प्रतिबंध लगा, वहां करौली में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में अनेक जिलों में दंगे हुए। यानी कांग्रेस के और राहुल गांधी के हाथी के दांत खाने के ओर है, दिखाने के ओर है। इसलिए मैं इसको उचित नहीं मानता कि विदेशी मंचों पर भारत की
और बुराई की जाए, उनको याद रखना चाहिए कि नरसिम्हा राव की सरकार में वाजपेयी साहब ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भारत के समर्थन में, भारत की सरकार के समर्थन में भाषण देकर विपक्ष की और सत्ता पक्ष की उस सद्भाव की एक मिसाल कायम की थी। राहुल गांधी जी को मुझे लगता है कि विदेश में देश को दिल में रखना चाहिए। आप और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी यहाँ प्रभारी बनाए गए हैं लोकसभा के लिए। दोनों लोगों पे जिम्मा है 2024 में कमल खिलाने का। अभी उपचुनाव में देखा गया कि पूरे प्रदेश भर के नेता यहाँ लग गए, उसके बावजूद भी 3000 से करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, 3 लाख का मुंह देखना। तो क्या 2024 में क्या दावा करते हैं? देखिए, ये अभी तक हम लोगों की जो नियुक्ति है वो 30 जून तक के जो हमारे महाजन संपर्क अभियान के जो कार्यक्रम है उसके निमित्त लगाया है। हमें लोकसभा चुनाव के लिए कोई विशेष जिम्मेवारी अभी तय नहीं हुई है और लोकसभा के चुनाव में समय है, लेकिन जो मुझे यहाँ इनपुट मिलता है, क्योंकि हर समय एक जैसा पक्ष रहता नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये किसी समय लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का और बहुत बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पीछे मुड़ के देखिए, जनसंघ को जब 3 सीटें थी और 3% वोट था, आज हम 303 पर हैं, 303 तक हैं। इसलिए मिथक भी टूटते हैं, धारणाएं भी टूटती हैं। तो मुझे इसमें कोई ताजुब नहीं लगता कि जिस जगह हम लोग जीते नहीं, उन सीटों को हमने फोकस भी किया है। पार्टी अच्छी रणनीति के साथ उतरेगी। मोदी जी का नाम और काम अपने आप में बड़ा कारक बनेगा। पार्टी का जो संगठन है वो अपने आप में एक अतिरिक्त ताकत बनेगा। तो मुझे भरोसा है जिन सीटों पर जीते नहीं वहां पार्टी विशेष रणनीति से आगे बढ़ेगी। सर, लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद का एक तरफ देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर देश की बेटियां धरना दे रही थी, उन पर लाठीचार्ज हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, अपनी बात करने का हक है। भारत की सरकार ने बहुत ही प्रयासों से सबकी सुनने की कोशिश की, लेकिन अक्सर हमारे देश में सियासत भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से FIR दर्ज भी होगी, बाकी काम भी हुए, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की सरकार इस मामले में संवेदनशील है और कोई न कोई योग्य रास्ता निकालेगी। ममता बनर्जी ने एक प्रपोजल रखा है कांग्रेस के जो दिया है कि जहां जो दल मजबूत है जिस प्रदेश में, वहां से वो चुनाव लड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अगर वो रणनीति उनकी कामयाब होती तो बीजेपी किस तरीके से उनसे पार पाएगी? नहीं, बीजेपी को पार पाने के लिए आज बीजेपी का संगठन धरातल पर बहुत पुष्ट है। उसमें अपनी खूबियों में इतनी ताकत है कि वो अपनी खूबी के आधार पर सत्ता में आ सकते हैं। मोदी जी का नाम और काम, जिनमें जितनी तमाम नीतियां हैं, पहली बार देश ने बदलाव दिखा है और इसलिए मतदाताओं में भी जाति के अलावा भी लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग है जिसने मोदी जी के काम को उसको सराहा भी है, बड़े वोट बैंक के रूप में तब्दील भी हुआ है। रही बात विपक्ष की एकता, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी विचारधाराएं हैं, इतने विरोधाभास हैं कि उनका एक मंच पर आना अभी नामुमकिन लगता है। और इसलिए अभी कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में, पर मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से भारत की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है, पहला वोट एंटी इनकम्बेंसी का था, दूसरा पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस का था, अब जो तीसरा वोट होगा वो भारत के भरोसे का वोट होगा, भारत की तरक्की का वोट होगा, जिस पर लोग मोदी जी पर भरोसा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगा कि मुझे विलंब हुआ, और विलंब का कारण भी ये कार्यक्रम ही है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान के अजमेर में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के जो हमारा महाजन संपर्क अभियान है उसकी शुरुआत थी। मुझे दूरी का अंदाजा भी नहीं था और समय का भी। हालांकि मैं जयपुर से मेरे अंदाज के हिसाब से सही समय पर रवाना हुआ, लेकिन दूरी के कारण भी और कुछ से ट्रैफिक के कारण मुझे समय लगा। मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन फिर भी आप उदारता से, विनम्रता से इस पत्रकार वार्ता में आए तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैनपुरी को मैं अखबारों में और टीवी में सुनता था, नक्शे पर भी नहीं देखा था, और आज प्रत्यक्ष रूप से मैनपुरी मुझे आने का सौभाग्य मिला आप सब लोगों से। और भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आप सब लोगों से रूबरू होने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए भी आपको साधुवाद करता हूं।
जैसा आपकी जानकारी में आया है, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तत्पर और तैयार है और इसकी विधिवत शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी का संपर्क से समर्थन, उसके नाते जो महाजनसंपर्क अभियान है वो मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर वो 31 मई से इसकी शुरुआत हुई और 30 जून तक ये अभियान चलेगा। नमस्कार भैया, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल पे अपना परिचय दे दीजिएगा। अजय पाल सिंह चौहान, क्षेत्रीय सहकारी समिति के अध्यक्ष। अजय पाल जी, जैसे कि 9 साल पूरे हो गए हैं सरकार को, 10वां साल होने जा रहा है, तीसरा चुनाव आने जा रहा है। प्लानिंग को लेके आपका क्या प्लान, मतलब तैयारी है 24 को लेके? देखिए, हमारी जो 2014 के चुनाव के बाद भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार का गठन हुआ, उन्होंने जो एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने पूरे अपने आज के 9 वर्ष के कार्यकाल में दूसरे सत्र का जो दूसरा चुनाव हुआ था, उसमें जनता से जुड़ी सारी जो हमारी स्कीमें थी उनको पूर्ण रूप से धरातल पर लाने का काम किया। और निश्चित ही आप विश्वास मान के चलिए कि हमारे केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है और उत्तर प्रदेश से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उनसे, उनकी नीतियों से, उनके क्रियाकलापों से जनता पूर्णतः संतुष्ट है। और ये तय है कि 2024 में आने वाले चुनाव में जनता हमको इतना बहुमत देगी कि निश्चित ही मानिए कि जो हमने 2014 के चुनाव और 2017 के चुनाव में जो हमने सीटें हासिल की थी, उससे बढ़कर सीटें हासिल करके पूर्ण रूप से केंद्र में सरकार बनाएंगे। और 2024 के लिए मैनपुरी का फेस कार्ड क्या रहेगा आपका? मैं फेस कार्ड तो अभी चूंकि हमारी केंद्रीय जो संचालन समिति है वो निर्धारित करेगी कि यहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, और जो समीकरण यहाँ के हैं उन प्रत्याशी के ऊपर ही निर्भर करेगा। लेकिन ये मान के चलिए निश्चित ही हम 2024 के चुनाव में विजय पताका फहराएंगे। आप इसके लिए चलो कॉन्ग्रेचुलेशन आपका 2024 के लिए। मेरा सवाल ये और था कि 2024 में जो फेस कार्ड रहेगा वो मैनपुरी का ही रहेगा या मैनपुरी से बाहर का? ये तो अभी नहीं कह सकते इस पे कि मैनपुरी का रहेगा कि बाहर का रहेगा। इस पे अगर हमारा कुछ कहना हो तो जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित मान के चलिए जनता का जो लोकप्रिय कैंडिडेट होगा वही हमारा 2024 का प्रत्याशी होगा। जी धन्यवाद। लाइट कैमरा एक्शन पे आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिएगा। अनूप मिश्रा, जिले का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जी, मेरा ये कहना था, जैसे 9 साल पूरे हो गए हैं, 10वीं साल स्टार्ट होने जा रही है, 2024 को लेके क्या प्लानिंग है आप? 2024 का प्लानिंग, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो लगातार कार्य करता है। कोई चुनाव के लिए हम एक प्लानिंग नहीं करते, हम तो लगातार 5 वर्ष जनता के बीच में जाकर के और केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता के बीच में ले जाते हैं, उनके पास ले जाएंगे। उनको मालूम है कि ये इस देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो गरीब, किसान, मजदूर, इनकी आवाज़ को सुन रहा है। उनके लिए सारी योजनाएं जो धरातल पर आ रही हैं, तो वो सभी योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाएंगे। और यही हमारा कार्य है कि संगठन लगातार इसके लिए कार्य कर रहा है। हम लोग आगे कार्य करेंगे, वहाँ को ले जाएंगे। जी धन्यवाद।